हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन से टॉपिक को, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये टॉपिक अवेयरनेस वाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स एंड एज वेल एज फॉर बॉयज़। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर योर बेटर फ्यूचर। ठीक है ना? कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इसको लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत गलत कंसेप्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बिल्टअप है। बट आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को। इट्स नथिंग रॉन्ग बट अ वेरी नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना दैट हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी वुमन दैट लिव्स ऑन दिस अर्थ। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे टॉपिक को। सबसे पहले कि होता क्या है जब हम इसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट फिर से बताना चाहूँगी। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ। फीमेल गैमेट ओवम, ठीक है, ओवम है, फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है, ये तो कहीं बाहर जा नहीं रहा है। फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग कॉइटस एंटर करते हैं स्पर्म। क्या एंटर करते हैं? स्पर्म। तो मैंने पहले भी बताया, अगर इस ओवम का स्पर्म से इनकाउंटर हुआ, स्पर्म प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी में, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर क्या होगा? प्रेगनेंसी होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर स्पर्म है ही नहीं, कॉइटस की कंडीशन बनी ही नहीं और स्पर्म जो है वो एब्सेंट है, तो फिर क्या होगा? उससे फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब जब स्पर्म ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा? तो इस ओवम को बॉडी नीड्स टू बी ओवम नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो अब क्या होगा? तो अब होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ऑफ अ वुमन साइकिल। अब यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। What do you mean by menopause? And another, there is a term menarche. There are two terms, menarche and menopause. Now, what does these two terms mean? Menstrual cycle begins at the age of puberty, means between 11 to 14 years of age in females. ठीक है? अब क्या होता है? The age at which menstruation start, menstrual cycle begins, that is known as menarche. तो मेनार्च क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और वो कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो मेनार्च कब होता है? मेनार्च टुक प्लेस जनरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, एंड आफ्टर, जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक गर्ल है, उसको 12 इयर्स ऑफ एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई थी, तो दैट इज द मेनार्च पीरियड। अब उसके बाद में क्या होगा? अप टू द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, हर मंथ उस गर्ल की बॉडी में साइक्लिकल चेंजेस होंगे, उसकी यूट्रस में, उसकी ओवरीज में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। बट एट द एज ऑफ 45 टू 50 और आई कैन से 55 ईयर्स, दीज इवेंट्स देन गेट सस्पेंडेड। अब बहुत मान लो 12 साल से लेके एक एवरेज एज ले रही हूँ मैं 45 की एज तक उस वुमन में ये हुए, उस गर्ल में ये हुए। एट द एज ऑफ 45 फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, अब नहीं होगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, इट इज नोन एज मेनोपॉज। इट इज नोन एज मेनोपॉज। इज दैट क्लियर? तो नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ द टर्म्स मेनार्च एंड मेनोपॉज। अब होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखो, किसी भी प्रोसेस को हम साइकिल कब बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्रोसेस हो रही है, ए से फॉर्म हो रहा है बी, बी से फॉर्म हो रहा है सी, सी से फॉर्म हो रहा है डी, एंड डी से अगेन फॉर्म हो रहा है ए। दिस इज अ साइकिल बिकॉज ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, एंड डी से ए बना, एंड अब वापस से ए से बी बनने लगेगा। मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो इवेंट्स हैं वो वही के वही रिपीट होने लगेंगे। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया आपको? एक बार फिर से सुन लीजिए क्या बोला मैंने। अगर एक टाइम पीरियड के बाद
इवेंट्स जो होते हैं वो वापस से अगर रिपीट होने लगते हैं, दैट प्रोसेस इज रिफर्स टू एज साइकिल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे डिफाइन करते हैं? साइक्लिक इवेंट्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वुमेन्स लाइफ। मतलब कि क्या हो गया? सपोज फॉर एग्जाम्पल आज है डेट 8 ऑफ जून। क्या है आज? 8 ऑफ जून। 8 ऑफ जून से लेके सपोज मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हुई है। अब नेक्स्ट मंथ 8 ऑफ जुलाई तक इस 30 डेज के टाइम फ्रेम में जो भी इवेंट्स होंगे, अभी आपको इवेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको इवेंट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो मैंने क्या बोला? 8 जून से लेके 8 जुलाई, मतलब मैंने टाइम फिक्स कर दिया। हाउ मेनी डेज? 30 डेज। कितने डेज मैंने फिक्स कर दिए? 30 डेज। इन 30 डेज के अंदर जो भी कुछ चेंजेस एक गर्ल की ओवरी और यूट्रस में होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी up to menopause, all that cyclical changes are referred to as menstrual cycle. आई आपको बात समझ में? साइक्लिकल चेंजेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 30 डेज के टाइम इंटरवल में मान लीजिए कोई 4 फेजेस डिफरेंट हुई, ठीक है, 4 टाइप के चेंजेस कुछ आए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब अगेन आफ्टर 30 डेज फिर से फर्स्ट इवेंट रिपीट होगा, मतलब आफ्टर 30 डेज वो 4 इवेंट फिर से 1 से रिपीट होने लगेंगे। 1 2 3 4, फिर अगेन 1 2 3 4 in a fixed definite time interval of 30 days. This is an example. 30 days is not a fixed tenure for anything. It is just an example. तो अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया? आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन। आगे देखते हैं अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 और 29 डेज। तो अब हमें यहाँ से लर्न रखना है कि नॉर्मल रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट इज़ ऑफ 28 और 29 डेज। बट ड्यूरिंग दीज डेज इन द चेंजिंग लाइफस्टाइल, बहुत ही हेक्टिक हो रही है हमारी फूड हैबिट्स, जंक बहुत कंज्यूम करते हैं आजकल गर्ल्स, और मतलब ऐसे गर्ल्स स्पेसिफिकली कंज्यूम नहीं करते जंक, मतलब जनरेशन ही हमारी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा जंक कंज्यूम होता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो अर्ली भी होती जा रही है। मींस इट कैन बी अप टू ऑफ 25 डेज और इट इज़ एक्सीडिंग अप टू 35 to 40 डेज, बट स्टैंडर्ड आइडियल कितना है? 28 to 29 डेज। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 to 29 डेज। तो आपको ड्यूरेशन याद रखना होगा कि कितने डेज की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और साथ ही साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स। सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो दी गई थी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12, जो पहले हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको सिलेबस से हटा दिया गया है, उसमें आपको 2 रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एक्सप्लेन की जाती थी। पहली तो होती थी एक हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक दूसरी होती थी ईस्ट्रस साइकिल। तो अब होता क्या था? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती थी प्राइमेट्स में, ठीक है, प्राइमेट्स इज अ कैटेगरी जिसमें ह्यूमन और मंकीज आते हैं, और ईस्ट्रस साइकिल होती थी नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स में आते हैं काऊ, डॉग, कैट्स, ये सब आते हैं नॉन प्राइमेट्स में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स में होती है, दूसरी होती है ऑयस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस साइकिल जो होती है नॉन प्राइमेट्स में। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। हम प्राइमेट्स हैं, साथ ही साथ में मंकी, एप, ये सब भी होते हैं प्राइमेट्स, तो इसीलिए इनमें भी देखने को मिलती है हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, मेंस्ट्रुअल एंड ईस्ट्रस। आगे देखेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेन इवेंट्स। ये बात अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड मेनली 2 इवेंट्स। फर्स्ट इज ओवराइन साइकिल, मतलब कि ओवरी के इवेंट्स, एंड सेकेंड इज यूटेराइन साइकिल, यूटरस में क्या क्या होने वाला है वो चीज़ें। मतलब कि आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल there are 2 places where actual changes takes place. First is the uterus, second is the ovary. Is that clear?
अब हम देखेंगे अगर ओवेरियन साइकिल, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस इन द ओवरी, वेरी ऑब्वियस। तो ओवेरियन साइकिल में किसमें चेंजेस आते हैं, मेनली ओवरीज में चेंजेस आएंगे। अब क्या चेंज आएंगे अब आप पूछेंगे, तो वो चेंजेस विल गोना स्टडी फर्दर इन द वीडियो, ठीक है। और यूटेराइन साइकिल की अगर हम बात करें तो यूटेराइन साइकिल में चेंजेस मेनली इन द यूट्रस, मेनली, अगर यहाँ पे यूट्रस, ओविडक्ट एंड वेजाइना लिखा हुआ है, बट अगर मेनली अगर हम बात करें तो यूटेराइन साइकिल में जो मेन चेंजेस आते हैं दैट कम्स इन यूटरस। यूटरस में कुछ कुछ चीज़ें होगा। अब देखो, अब आपको ये यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए कि कहाँ ओवरी, कहाँ यूट्रस, कहाँ ओविडक्ट्स, कहाँ वेजाइना, सर्विक्स। इसके लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, वो वीडियो पहले आप ज़रूर देखिएगा, फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, तो चेंजेस इन यूटरस, ओविडक्ट एंड वेजाइना, ये आ जाएगा यूटेराइन साइकिल में। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें मेनली 2 इवेंट्स होते हैं, एक तो ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, दूसरे यूटेराइन इवेंट्स होते हैं। ओवेरियन इवेंट्स में द इवेंट्स मतलब बेसिकली द चेंजेस दैट अकर इन ओवरी, एंड सेकेंड यूटेराइन इवेंट्स जिसमें मेनली द चेंजेस विच अकर इन यूटरस एंड ब्रॉडली वेजाइना एंड ओविडक्ट ऑल्सो, ठीक है। आगे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके फेजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये 4 फेजेस आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ रहे हैं, 28 या 29 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने देखी, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। कितने फेजेस में डिवाइडेड है, 4 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले कौन सा फेज आता है, मेंस्ट्रुअल फेज, विच इज अप टू 1st to 5th डे, 1st to 5th डे। चलो मैं इसको एक नॉर्मल कैलेंडर के नॉर्मल कैलकुलेशन से भी आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल हैड हर मेंसेस ऑन डे, आई शुड से, आज का ही दिन ले लेते हैं हम, आज 8 जून है, 8 जून, 8 जून, आज 8 जून को उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, कोई भी एक गर्ल है। तो आज से लेके 8 जून प्लस 5 डेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज, 1st to 5th डेट। 8 जून विल बी द फर्स्ट डे। 8 जून साइकिल का कौन सा डे होगा, फर्स्ट डे। और अब 5th डे कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। 5th डे हो जाएगा उसका 12th of जून, 12th of जून। 5th डे क्या हो जाएगा, 12th जून। तो हमें ये समझ में आया 8 जून से 12th जून तक कौन सा फेज चलने वाला है, फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, विच इज ऑफ 5 डेज, दैट इज फ्रॉम 1st डे टू 5th डे। और हम किसी भी साइकिल का फर्स्ट डे किसे बोलते हैं, जो मेंस्ट्रुअल फेज का फर्स्ट डे होता है। चलिए ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज क्लियर हो गया। अब सेकेंड आते हैं फॉलिक्यूलर फेज, या फिर फॉलिक्यूलर फेज का दूसरा नाम होता है प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव डेज कब तक का होता है, देखो फॉलिकुलर फेज हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज, इट इज ऑफ 5th to 13th डे। कितने दिन का बोला इन्होंने, 5th to 13th, इन्होंने 5 से 13 दिन नहीं बोला है, 5th to 13th डे। इसमें आप फर्क समझिए, ठीक है ना। 5 से 13 दिन मतलब आप कैलकुलेट कर लेंगे, अराउंड 8 दिन हो रहे हैं, 8 दिन नहीं, इन्होंने बोला है 5th to 13th डे, 8 दिनों का होता है। लेकिन साइकिल में कब से कब तक, from 5th day to 13th day, or I can say from 6th day to 13th day. Is that clear? तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल से समझें तो ये तो हो गया था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। अब 12th जून जो था वो था 5th डे, तो 13th डे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो जो 13th जून होगा that will be the 6th day, that will be the 6th day of the cycle। और मैं अगर अब काउंट करना चाहूँ 13th डे साइकिल का कौन सा होगा, तो अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें हमें 8 और ऐड करना होगा, तो दैट विल बी अराउंड 21st जून, ये होगा ऑलमोस्ट 13th डे। क्या होगा ये, 13th डे। आ रही है आपको बात समझ। तो फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव से कब तक का हो गया, 5th डे, या फिर मैं उसको 6th डे से लिख रही हूँ, 6th डे से लेके 13th डे तक, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, देन सेकंड फेज स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव डेज। इट इज ऑफ अराउंड 8 डेज फ्रॉम 5th to 13th डे ऑफ द साइकिल।
नाउ थर्ड फेज जो होता है, इट इज ओव्यूलेटरी फेज विच अकर्स ऑन अ सिंगल डे, दैट इज द 14th डे. ओव्यूलेटरी फेज जस्ट ऑफ सिंगल डे. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये थर्ड हो गया, 13 जून तक हो गया 13th डे. अब मैं अगर यहाँ पे थर्ड आपके सामने मेंशन करूँ तो जो 22nd ऑफ जून होगा, 22nd ऑफ जून, that will be the 14th day of the cycle and that will be the ovulatory phase and that will be the ovulatory phase. तो कोई फीमेल अगर आपके पास से आती है और वो जानना चाहती है कि चलिए बताइए कि मेरा मेंसेस जो है वो 15th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होता है, तो मेरा उसमें ओव्यूलेटरी फेज क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्लस 14 डेज करना होगा. तो जो भी डेट आएगी दैट वाज हर ओव्यूलेटरी फेज, दैट वाज हर ovulatory phase. And after ovulatory phase from 15th to 28th day, last day of the cycle तक, fourth phase होता है, that is the secretory or the luteal phase. Secretory or the luteal phase. Is that clear? तो these are the four phases of the menstrual cycle. luteal phase को अगर मैं describe करूँ तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कहाँ से होगा. देखो 22nd जून को हो गया 14th डे, देन 23rd जून, 23rd जून को कौन सा डे होगा, 15th डे, 15th डे होगा 23rd जून को. एंड आफ्टर दैट उसके बाद में 3 और 5th ऑफ जुलाई को समवॉट होगा 28th डे. क्या होगा, 28th डे. और अब उसके बाद में जो 6th ऑफ जुलाई होगी उस पर सेकेंड टाइम जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी. तो दिस इज अबाउट फन मेंस्ट्रुअल साइकिल 1, जिसमें से सबसे पहले 5 दिन का क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, 1st to 5th डे. सेकेंड होता है फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव फेज होता है, कब से कब तक, 5 से लेके 13th डे तक. 14th डे पे एक फेज होता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज. एंड देन 15th से लेके 28 लास्ट डे तक होता है सिक्रीटरी या फिर ल्यूटियल फेज. एंड आफ्टर दैट अब आप बोलोगे मैम 5th जुलाई के बाद 6 जुलाई को क्या होगा, तो 6 जुलाई से वापस से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा, डे 1 ऑफ द साइकिल. इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है. फिर वो जुलाई का कैलकुलेशन हो जाएगा. इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करती है. और देयर आर 4 फेजेस. तो आपको 4 फेजेस के नाम अच्छे तरीके से लर्न हो गए होंगे और नंबर ऑफ डेज जो उनसे लिंक है वो भी आपको समझ में आ गए. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. अब हम डिटेल में देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. अब वही चारों फेज के एक करके डिटेल स्टडी हमको करनी है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज आपको पता है इट इज 1st to 5th डे, मतलब 5 डेज का स्टार्टिंग साइकिल का जो इनिशियल फेज होता है, स्टार्टिंग 5 डेज इट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज, 1st से लेके 5th डे तक. ठीक है, अब व्हाट आर द इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज. क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं मेंस्ट्रुअल फेज में. ऑब्वियसली कुछ चेंजेस ओवरी में देखने को मिलेंगे, कुछ चेंजेस यूटरस में देखने को मिलेंगे. तो चलिए देखते हैं. द साइकिल स्टार्ट्स विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग और मेंसेस. मतलब कि जब साइकिल स्टार्ट होती है डे 1 पे तो ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग इज ऑब्जर्व. एंड व्हाई दैट वेजाइनल ब्लीडिंग इज ऑब्जर्व, देखो इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज. तो अपना मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज तक होता है. क्वेश्चन है कि वो जो ब्लीडिंग है वो हमें देखने को क्यों मिल रही है. बिकॉज हमें इसलिए देखने को मिल रही है, आपने यूटरस का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इन्वर्टेड पेयर ऑल्सो नोन एज वूम. यूटरस हैज 3 वॉल लेयर. ये जो यूटरस की वॉल होती थी इस पर 3 लेयर होती थी. सबसे आउटर साइड होती थी पेरीमेट्रियम, देन मिडिल लेयर होती थी मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर होती थी एंडोमेट्रियम. कौन सी होती थी, एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम जो थी वो इनर मोस्ट लाइनिंग थी यूटरस की. एंड एंडोमेट्रियम इज हाईली वस्कुलर, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स थी. तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वीडियो देख सकते हैं. मैं उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द क्या, यूटरस. अब होगा क्या, जब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो ओवम है और स्पर्म है उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी. और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो ब्लड विल शेड आउट, बिकॉज एंडोमेट्रियम इज हाईली वस्कुलराइज्ड. बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी किसमें, एंडोमेट्रियम में.
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एंडोमेट्रियम विल शेड आउट. तो मेंस्ट्रुएशन अगर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. सबसे पहली बात, ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तभी मेंस्ट्रुएशन वाला फेज आएगा. इट रिजल्ट्स इन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड यूटराइन ब्लड वेसल्स दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना. तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग और जो यूटरस में ब्लड वेसल्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर आ जाता है. वेजाइनल ब्लीडिंग ऑब्जर्व होती है इन मेंस्ट्रुअल फेज फ्रॉम 1st to 5th डे ऑफ द साइकिल. ठीक है, तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आया मेंस्ट्रुअल फेज का क्या है. जस्ट सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग. और वो ब्रेकडाउन हुआ क्यों है? बिकॉज रीजन क्या है? फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस. अगर फर्टिलाइजेशन होता तो एंडोमेट्रियल का ब्रेकडाउन नहीं होता, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई है. आगे बात समझ? चलिए आगे देखते हैं. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी. अब अगर मैंने वही बोला फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तभी मेंस्ट्रुएशन होगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, दूसरा क्वेश्चन भी तो वाइस वर्सा आ रहा होगा ना कि मैम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता? तो आंसर इज यस. इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब कि ओवम और स्पर्म फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम का फिर ब्रेक होना बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती. फिर उस एंडोमेट्रियम को इस फर्टिलाइज के बाद जो जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट होगा उसको कुशनिंग देनी पड़ेगी, तब वो ब्रेकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकती. ब्रेकडाउन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. इट मे हैव कॉज ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एंड एक्सेट्रा. अब ऐसा नहीं है हमेशा ही कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज प्रेगनेंसी, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है. कॉइटस की कंडीशन में, अनप्रोटेक्टेड कॉइटस या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की कंडीशन में तब ये चीज पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. नॉट ऑलवेज. ठीक है ना, समटाइम्स मेंस्ट्रुएशन में डिलेड ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा. ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, अगर स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही कॉमन होता है, तो उसके कारण भी मेंसेस जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है मेंस्ट्रुअल फेज. तो मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का हो गया? 1st to 5th डे हो गया. उसमें क्या इवेंट होंगे? बेसिकली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी. क्यों होगी? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है, अब हम अगला फेज देखेंगे, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज. तो फॉलिक्यूलर फेज कब से कब तक होता है? 5th to 13th डे ऑफ द साइकिल. और फॉलिक्यूलर फेज का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज. दूसरा नेम क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज. फेज. तो अब ये 5th to 13th डे का होता है. अब इसमें एक्चुअल में क्या क्या होता है चलिए देखते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड कंप्लीटेड विद इन 8 to 12 डेज. अब ऐसा स्टैंडर्ड बोला गया कि ठीक है अप टू 8 डेज का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि एक्सीड नहीं कर सकता. ड्यूरेशन है 8 to 12 डेज हो सकता है. कब स्टार्ट होता है? 1st to 5th डे तक. 5th डे पर जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज एंड हुआ, मेंसेस एंड हुए, 6th डे से अब स्टार्ट हो जाएगा फॉलिक्यूलर फेज. ठीक है, तो एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉलिक्यूलर फेज. आगे, इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स FSH एंड LH फ्रॉम पिट्यूटरी अकर्स. अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि बॉडी में गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, जनरली इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस. गोनाडोट्रोपिन्स. अब ये गोनाडोट्रोपिन क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स आर द हाइपोथैलेमिक हार्मोन. हाइपोथैलेमस से निकलते हैं. फिर हाइपोथैलेमस हार्मोन हो गए GnRH. इनको लिख देते हैं GnRH. किससे निकलते हैं ये? हाइपोथैलेमस. ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है ये फर्दर रिलीज कराते हैं FSH एंड LH. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ये दोनों होते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन. किसके हार्मोन होते हैं? पिट्यूटरी के. ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जब आपने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपने ये चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से समझी होंगी. ठीक है, तो GnRH जो होता है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और FSH और LH का सिक्रीशन कराता है जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं. इन्हें बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन्स. अब FSH और LH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल.
क्या रोल होता है? तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो FSH है, FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। अब अगर आपने वीडियो देखी होगी oogenesis वाली, oogenesis मतलब कि गैमेटोजेनेसिस वाली वीडियो, जो इसके पहले वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे oogenesis होता है, ठीक है। तो उसमें आपने सीखा फॉलिकल्स बनते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और फिर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बनता है। देन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte या ओवम रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। अब वही सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म मिला तो वो ऊटेड बनता है, मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, और अगर स्पर्म से इनकाउंटर नहीं हुआ तो वही सेकेंडरी oocyte या ओवम बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो FSH करवाता क्या है? FSH करवाता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। मतलब कि अभी 1st से 5th डे तक जो मेंस्ट्रुअल फेज आया था, उसमें जो पहले वाला ओवम था, वो जो रिलीज हुआ था ओवरी से, वो बॉडी से बाहर जा चुका है। अब यहाँ पे फिर से नए फॉलिकल को मैच्योर होना स्टार्ट हो गया। तो ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखिए ओवेरियन चेंजेस क्या हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर होके बन रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। और आपको पता है प्राइमरी फॉलिकल पहले काय में चेंज होगा? सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल एंड देन इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो ये वाले जो चेंजेस होते हैं ये किस फेज में होते हैं? इट अकर्स ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज। किस में होते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होकर बनने लगते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल बन रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन विच आर द ओवेरियन हॉर्मोन्स, which are the ovarian hormones। तो आपको समझ में आ रहा है? These are the pituitary hormones FSH and LH and estrogen and अभी हम आगे बढ़ेंगे progesterone। These are the ovarian hormones। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए फॉलिक्यूलर फेज में कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, तो आंसर होगा डेफिनेटली ईस्ट्रोजन। बिकॉज फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? FSH जो है वो करवा रहा है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, एंड डेवलपमेंट जो ग्राफियन फॉलिकल है डेवलप्ड, वो सिक्रीट कर रहे हैं ईस्ट्रोजन्स। इसीलिए ईस्ट्रोजन्स का लेवल जो है वो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉलिकुलर फेज। आगे देखेंगे अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा। ये जो ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, अब ये क्या करेगा? तो estrogen stimulates proliferation of ruptured uterine endometrium and mucous lining of the oviduct and vagina. Very important. I'm marking it with 2 stars. क्या मतलब है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, यूट्रस की वॉल थी, उसके ऊपर यहाँ बहुत सारी ब्लड की लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम बोल रहे थे जिसे हम। बट दिस एंडोमेट्रियल लाइन ब्रेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में अब हमें यूट्रस ऐसी नहीं दिखेगी, अब हमें यूट्रस दिखेगी सिंपली ऐसी, विदाउट एनी लाइनिंग्स। अब अंदर कोई भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं है, बिकॉज ऑल द एंडोमेट्रियम शेडेड इन द फर्स्ट फेज। अब सेकेंड फॉलिकुलर जो फॉलिकुलर फेज है उसमें चल रहा है रिपेयर वर्क, प्रोलिफरेशन, सेल्स विल इंक्रीज इन नंबर। तो सेल्स नंबर में इंक्रीज होंगे और ये करेगा कौन? ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन क्या करवाएगा? प्रोलिफरेशन कराएगा रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम का, मतलब कि वापस से एंडोमेट्रियम को हील करेगा टू रीजनरेट। यहाँ पे वापस से कौन रीजनरेट होगी? एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगी। एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वेजाइना, साथ ही साथ में यहाँ वेजाइना नीचे वाले पार्ट में एंड ऊपर ओविडक्ट्स में एक म्यूकस कोटिंग भी डेवलप करवाएगा। तो जो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा डेवलप्ड फॉलिकल से, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्या? एंडोमेट्रियम एंड ऑल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन यूट्रस। तो वापस से एंडोमेट्रियम रीजनरेट होने लगी। ठीक है, आगे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ईस्ट्रोजन और क्या कराता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं।
जैसे कि अगर मैं बात करूँ फीमेल्स में क्या होगा, तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में कुछ तो कॉमन है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स, डार्कनिंग ऑफ द प्यूबिक रीजन्स, डार्कनिंग ऑफ द निपल एंड द एरियोला, स्किन अराउंड निपल एंड एरियोला, जिसको हम बेसिकली एरियोला बोलते हैं। और क्या होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ द ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुअल फेज का स्टार्ट हो जाना। तो ये सब जो इवेंट्स होते हैं कौन कराता है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सप्रेशन ऑफ एफएसएच सिक्रीशन, ऑल्सो ईस्ट्रोजन रिलीज होके एफएसएच की सिक्रीशन को ही सप्रेस करने लगता है, क्योंकि आप फॉलिकल मैच्योर हो गए ना, अब वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, तो अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा, एफएसएच के सिक्रीशंस को ही सप्रेस करता है। और किसको स्टिम्युलेट करता है, तो सिक्रीशन ऑफ एलएच को स्टिम्युलेट करता है। तो ईस्ट्रोजन सप्रेसेस द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड स्टिम्युलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, जो अभी आपको डिटेल में ऐसा जितना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, डायग्राम। तो ये डायग्राम कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट शोज द डेवलपमेंटल स्टेजेस इन द ओवरी ऑफ द फॉलिकल्स। तो ये डायग्राम मैंने जब भी आपको समझाया था, जब मैंने आपको oogenesis पढ़ाया था, तो ये उसी से लिया हुआ एक डायग्राम है। सबसे पहले प्राइमरी oocyte विद फॉलिकल, तो आपको पता है प्राइमरी oocyte के ऊपर एक फॉलिकल डेवलप होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देन प्राइमरी फॉलिकल चेंजेस इनटू ग्राफियन सेकेंडरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल विद सेकेंडरी oocyte। अब oocyte भी सेकेंडरी हो गया, फॉलिकल टर्शियरी हो गया, देन फाइनली मैच्योर फॉलिकल। ये जो है ना, ये दिस इज अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल विद, अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। पहले oocyte कैसा रहता है, प्राइमरी, फिर चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte, और जो बाहर की कवरिंग है, कपड़े हैं, वो पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एंड देन फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा आगे, अब आप आगे देख पा रहे हो, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर, फटेगा। अब ग्राफियन फॉलिकल के फटने पर क्या होगा, वो आगे की कहानी है। अप टू फॉलिकुलर फेज यहाँ तक की बात हो चुकी है, यहाँ तक की बात हो चुकी है कि फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, ओवरी में ये चीजें हो रही हैं, जो फॉलिकल हैं वो मैच्योर हो रहे हैं और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बन जा रहा है, साथ में ईस्ट्रोजन का रिलीज हो रहा है। दिस इज द पूरी स्टोरी ऑफ फॉलिकुलर फेज। अब आगे कौन सा फेज आने वाला है, बताओ जल्दी से। अब आगे थर्ड फेज आने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, ओव्यूलेटरी फेज। तो ये ओव्यूलेटरी फेज का आपको डायग्राम इंडिकेट किया गया है। क्या इंडिकेट किया गया है, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब विद फिम्ब्रे, उसका इनफंडिबुलम वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, इनफंडिबुलम वाला। इनफंडिबुलम वाला जो पार्ट है और ये फिम्ब्रे हैं, तो दीज फिम्ब्रे हेल्प्स द ओवम टू फॉलो द पाथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। मतलब कि बेसिकली ये जो हमारे फिम्ब्रे होते हैं, दे गाइड्स द एग कि तुमको कहाँ जाना है। तो एग को गाइड करने का काम या एग को रिसीव करने का काम, ओवरी से एग को, ये ओवरी है, यहाँ पे जो एग है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, द फिम्ब्रे। तो बेसिकली दिस डायग्राम इज शोइंग यू ओव्यूलेटरी फेज विच अकर ऑन 14th डे। तो 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, which is due to LH and FSH attain a peak। तो ध्यान रखना है ओव्यूलेशन होता क्या है। सबसे पहली बात, तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है जो ग्राफियन फॉलिकल है मैच्योर विथ सेकेंडरी oocyte इनसाइड, ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, यहाँ से सपोज ये फट गया और ये सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल का फट कर बर्स्ट होना और उससे सेकेंडरी oocyte का बाहर आ जाना, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन एंड इट अकर्स ऑन 14th डे। क्यों हो रहा है ऐसा, 14th डे पे ऐसा क्या हो गया कि 14वें दिन ही हुआ, उसके पहले तो नहीं हो रहा था। तो 14th डे पे जो दो हॉर्मोन्स हैं आपके पिट्यूटरी के, FSH एंड LH, दे अटेन अ पीक लेवल। इनका जो अमाउंट होता है, इनका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब इनका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, LH सर्ज। इसे क्या बोला जाता है, LH सर्ज, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH। मतलब कि LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और सेकेंडरी oocyte या ओवम रिलीज हो गया। दिस इज ओव्यूलेटरी फेज, थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज हो गया, कब होगा ये, फॉल ऑन 14th डे। तो क्या लिखा हुआ है,
रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, LH सर्ज जिसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ ओव्यूलेशन, द आंसर इज LH सर्ज। LH हार्मोन का बहुत तेजी से बढ़ जाना ऑन 14th डे इज द रीजन फॉर ओव्यूलेशन टू अकर। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, एंड देयर बाय ओव्यूलेशन, मतलब कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte और ओवम। अब लास्ट हम लोग देखते हैं सिक्रीटरी या फिर ल्यूटियल फेज। अब आप बोलोगे इसे ल्यूटियल क्यों बोल रहे हैं, सिक्रीटरी क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं 14th to 28th डे और आई कैन से 15th टू लास्ट डे ऑफ द साइकिल। अब जो आगे चलने वाला है, ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फट चुका है ना, तो ग्राफियन फॉलिकल फट गया है और उसके अंदर से जो सेकेंडरी oocyte था वो निकल के बाहर आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा आफ्टर ओव्यूलेशन, तो आपको पता है ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ yellow endocrine mass called corpus luteum, very very important। ग्राफियन फॉलिकल अब सिर्फ एक छिलका रह गया है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल वैसे भी बाहर के कपड़े थे, अंदर जो बैठा था वो था सेकेंडरी oocyte। आती है आपको ये बात समझ में? तो जो सेकेंडरी oocyte है वो तो चलो निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया। अब जो ग्राफियन फॉलिकल एज अ छिलका बच गया है तो उसका क्या होता है, तो वो जो ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ है इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड में चेंज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज येलो इन कलर, इट इज येलो इन कलर। ये वाला अगर हम डायग्राम फिर से मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे इस वाली जगह पे आपको शो किया है रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आ गया है एंड व्हाट इज लेफ्ट इज द छिलका ग्राफियन फॉलिकल। अब जो ये छिलका बचा हुआ है इट फर्दर चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, अ येलो कलर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इट विल रिलीज हॉर्मोन्स, इट विल रिलीज हॉर्मोन्स। तो ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई है। दैट इज व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज ल्यूटियल फेज। इज दैट क्लियर? यस। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है आपको पता है, पहले ही बता दिया गया कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड तो सिक्रीट क्या करेगा, कोई सा हार्मोन, और वो हार्मोन कौन सा है, दैट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। क्या है वो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती हैं। दो कंडीशन क्या आ जाती है, पहला कि सपोज वो जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, अगर वो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाता है, ये जो यहाँ पे रिलीज हुआ है ना सेकेंडरी oocyte, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है अब वो मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। किसको मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी को। ये तो पहली कंडीशन हो गई। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है, इसका स्पर्म से इनकाउंटर नहीं होता है, तो अब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट। ठीक है, आती है आपको ये बात समझ में? तो मैंने अभी जो बात बोली वो बहुत ही सिंपल सी थी। फंक्शंस देख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। क्या करता है, मेक्स द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वस्कुलर, उसको ब्लड सप्लाई जो होती है ना एंडोमेट्रियम की, उसको इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। थिक एंड सॉफ्ट, दस यूट्रस गेट्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज जो आप देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, वो यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है टू होल्ड अ बेबी, टू होल्ड अ एम्ब्रियो। उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड म्यूकस इसकी सप्लाई कर दे रहा है ताकि वो कुशनी हो जाए, तब जाके बेबी उस पर ईजिली इम्प्लांट हो पाए। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन मेक्स द यूट्रस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, inhibits the FSH secretion to prevent development of a second ovarian follicle। साथ में अभी एक टाइम पे एक ही ओवम रिलीज होना चाहिए और जनरली फर्टिलाइज भी होना चाहिए, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है। अभी आपने सिर्फ रीज़न, अभी हमने रीज़न पे काम नहीं किया था कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्यों इनहिबिट करता है, तो रीज़न ये है, वो इसीलिए इनहिबिट करता है FSH के फंक्शन को ताकि और मल्टीपल ओवम्स या मल्टीपल सेकेंडरी oocytes रिलीज ना हो। आती है आपको बात समझ? तो ये थी सारी बात। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अब वही बात कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इट लीड्स टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड न्यू साइकिल। और अब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम अगर एक बार डीजनरेट हुआ तो वहां से समझ में आ जाएगा कि ठीक है साइकिल इज कंप्लीट, मतलब कि कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेट होना मार्क्स द एंड ऑफ द साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल।
ठीक है, तो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने फेजेस होते हैं, कितने डेज के होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओवरी में क्या चेंजेस आते हैं, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको मैंने अभी पढ़ाया। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पूछिएगा। दिस इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको दिखाया गया है रप्चर्ड एंडोमेट्रियम। तो जब एंडोमेट्रियम रप्चर होती है तो यहाँ से ब्लीडिंग आपको ऑब्जर्व होती है, मतलब कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल फेज है ना। और साथ साथ में ल्यूटियल फेज में क्या बताया कि ल्यूटियल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द अदर साइकिल। During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. Point to be noted. बताया ना मैंने आपको, पहले ही समझा दिया था ये कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी अगर होगी तो दैट वाज अ डिफरेंट केस। उसमें कब होता है, जब स्पर्म से इनकाउंटर होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कोई इवेंट होंगे ही नहीं। और लेकिन दूसरा केस क्या था, जब स्पर्म से इनकाउंटर नहीं हुआ तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो मेंस्ट्रुअल से साइकिल के सारे इवेंट्स होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस, प्रेगनेंसी अगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट हैपन। अब आप बोलोगे कौन सा फेज नहीं होगा, तो कोई सा भी फेज नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है, याद रखना ये चीज। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी का है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे आपको एक ही डायग्राम में 4 चीजें शो करी हैं, तो चलिए देखते हैं, स्टडी करते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले जो यहाँ पे दिखाया है वो दिखाया है चेंजेस इन द पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स आपको दिखाए कौन कौन से होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। पूरी साइकिल में आपको एफएसएच और एलएच का लेवल कम ही दिख रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे दोनों का लेवल राइज हो रहा है, एंड दिस इज ओव्यूलेटरी फेज, डे 14 ऑफ द साइकिल। अगर आप इसको यहाँ मैच करें तो दिस इज डे 14 ऑफ द साइकिल। तो डे 14 पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। एंड ओव्यूलेशन क्यों होता है, बिकॉज एलएच सर्ज होता है, एलएच हार्मोन का लेवल जो होता है बढ़ता है, एफएसएच का लेवल बढ़ता है, और इसीलिए ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो दीज आर द चेंजेस इन एफएसएच एंड एलएच। नेक्स्ट देखेंगे हम चेंजेस इन ओवरी, ओवेरियन इवेंट्स। अब ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो देखते हैं ओवरी के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले प्राइमरी oocyte विद इन प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte विद इन सेकेंडरी फॉलिकल, देन उसके बाद टर्शरी फॉलिकल, और अंदर क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte विद इन मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल ये बना हुआ है, मैच्योर फॉलिकल ये रप्चर हुआ, देखो इसको रप्चर होते हुए दिखाया है, फटते हुए, फटा तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, अकर ऑन 14th डे होगा। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर हो गया, और बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ छिलका, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का। अब ये जो छिलका है ये काय में डेवलप हो जाता है, येलो कलर का एंडोक्राइन मास, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम वापस से क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये किसके चेंजेस हो गए, ओवरी के। आगे हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन ओवेरियन हार्मोन्स। तो ओवेरियन हार्मोन्स कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो आप देखेंगे कि ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कब राइज हो रहा था, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हो रहा था राइज ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, याद आ रहा है आपको। और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, क्योंकि ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और फॉलिकुलर फेज में जो डेवलपिंग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन। तो दीज आर द 2 हार्मोन्स। ये कौन से हार्मोन्स हो गए, ओवेरियन हार्मोन्स। एंड लास्टली हम देखते हैं यूटराइन वॉल के चेंज, मतलब यूटरस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन द यूटरस, यूटराइन इवेंट। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये तो लिखा हुआ है मेंसेस, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, जो भी एंडोमेट्रियम थिक हुई थी वो पूरी शेड आउट हो गई, शेड आउट हो गई ना वेजाइनल ब्लीडिंग में, तो इसलिए ये लाइनिंग पूरी थिक हो गई। अब क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में ये वो फिर से डेवलप होना स्टार्ट हुई, देखो दिख रहा है ना, 7th से ये वापस से डेवलप होना स्टार्ट हुई, 14th डे पे भी ये डेवलप हो रही है। देन इन द ल्यूटियल फेज इट डेवलप्स विगरसली, प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन यूटराइन वॉल को बहुत इंटेंसली बिल्ड करता है, देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स आ गई, तो बहुत थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे पूरी एक थिक लेयर बना लेती है। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे डे 1 आ जाएगा, तो फिर से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, जब पूरी थिक हो गई तो फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दिस इंटायर एंडोमेट्रियम विल ब्रेक अगेन, और फिर से ये कुछ ऐसी दिखने लगेगी, फिर से ये सारे इवेंट होंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। तो दीज 4 चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओवेरियन हार्मोन्स में क्या क्या हो रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन्स में क्या क्या हो रहा है, ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो दैट इज एवरीथिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।